हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू यूपी स्टडी बोर्ड क्लासेस पर। तो जो हमारी क्लासेस चल रही थी साइंस की, सेट 1 सॉल्व कर लिया था, तो सेट 2 सॉल्व करना है, जिसमें एमसीक्यू 20 एमसीक्यू थे। तो चलिए फिर उसे ही स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन थे, ये सब्जेक्ट हमारा साइंस है और 20 एमसीक्यू हैं जिन्हें सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर की तरह। तो ये सेट 2 है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है सीधा आभासी छोटा, ऑप्शन बी सीधा आभासी बड़ा, सी सीधा वास्तविक बड़ा, डी सीधा वास्तविक और छोटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीधा आभासी और बड़ा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दूर दृष्टि दोष से निवारण वाला लेंस प्रयुक्त होता है। मतलब दूर दृष्टि दोष के लिए हमें कौन सा लेंस उपयुक्त यानी प्रयोग में लाया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकसी, निम्न में से कोई नहीं। तो दूर दृष्टि के लिए हम हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस में 2 मीटर दूरी रखी वस्तु आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 2.5 मतलब 0.5 है। तो यह लेंस होगा, मतलब लेंस पूछा गया कि कितनी फोकस दूरी का लेंस होगा। तो हमें यहाँ दूर पर रखी वस्तु यानी यू दी गई है और वो भी यहाँ से निकालनी आवर्धन से। उसके बाद हम एफ निकालेंगे तो जो हमारा इसका आंसर आ जाएगा वो आएगा 2 पॉइंट फोकस दूरी अवतल लेंस, ये वाला। ये तो हम जब सॉल्व करेंगे तभी इसका आंसर निकल के आएगा, लेकिन आंसर जो करेक्ट है मैं बता रहा हूँ 2 मीटर फोकस दूरी, यानी आप सॉल्व कर लोगे तो निकल आएगा और फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण रंग होता है। मतलब जब श्वेत प्रकाश गुजरता है प्रिज्म से तो प्रिज्म की आधार जिधर आधार होता है उधर से जो सबसे ज़्यादा झुकी किरण होती है वो कौन से रंग की होती है? तो ऑप्शन नीला, लाल, हरा, बैगनी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बैगनी, क्योंकि स्टार बिग योर से ही होता है। तो सबसे पहले ज़्यादा झुकी हुई बैगनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, R1 R2 प्रतिरोधों को 2 तार क्रम में जोड़े जाते हैं। इनका सामान्य प्रतिरोध क्या होगा? इन्हें किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। और मैंने बताया था श्रेणी क्रम में क्या होता है, जैसे हम R1 करके जोड़ते हैं प्लस R2 करके जोड़ते हैं, तो ये हमारी कौन सी होगी? श्रेणी क्रम में। लेकिन जब 1/n में करके जोड़ देते हैं यही, तो ये हमारे किस में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। अब इस प्रकार से हम अगर इन्हें जोड़ें तो सॉल्व करेंगे तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा? ये 1/r बराबर चलते हैं, 1/r बराबर ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब इसमें R1 R2 प्रतिरोध अगर हम रखते हैं यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, सेम यही हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है, ये भी गलत है। डी सी यही करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें दिया है ऊपर R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, लेकिन यहाँ सेम यहाँ भी दिया गया, लेकिन यहाँ क्या ऊपर प्लस कर दिया, ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब फिलामेंट यानी तंतु का बना होता है, ये किसके तंतु का बना होता है? तो सबको पता है जो बल्ब होता है, बल्ब में जो बीच में तो तार लगा होता है जो जलता है वो किसका होता है? नाइक्रोम का नहीं होता है, लोहे का नहीं, टंगस्टन का। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका होता है? टंगस्टन का। नाइक्रोम जो हीटर में तार लग गया था वो नाइक्रोम का होता है, तो ये टंगस्टन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विद्युत सेल में रूपांतरण होता है। एक होता है विद्युत सेल, एक होता है रासायनिक सेल। तो विद्युत सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है? वैद्युत ऊर्जा में। जैसे वैद्युत अपघटनी सेल भी पड़े होंगे, तो इसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। करेक्ट, पहला आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अपक्रिया दी गई है 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y 2FeCl2 H2SO4 प्लस 2HCl में Y है। मतलब पूछा गया कि Y के स्थान पर क्या है? S H2S SO2 Cl2। तो देखो सबसे इसका बढ़िया ऑप्शन होता है, सबको पता है कि ये हमारा पार्ट क्या होता है? अवकारक, और ये क्या होता है? उत्पाद। तो हमेशा याद रहता है कि अवकारक से मिलकर ही उत्पाद बनते हैं। तो हम इधर पर अगर S रखते हैं तो क्या हम इधर वाला देखते हैं तो क्या हमारा संतुलित हो रहा है? जैसे हम इधर S रख देंगे तो कॉमन सी बात है यहाँ S आ जाएगा, तो एक सल्फर यहाँ पर भी मिल जाता है। लेकिन उसके बाद हम और चीज़ें देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन देखो आगे 2 लगा है तो ऑक्सीजन 2 हो गई, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 4 ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, S रखने से हो नहीं सकता। H2S रखेंगे
अगर यहाँ H2S भी रख देंगे तब भी हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पाएगा। Cl2 रखने से कोई मतलब नहीं निकलता, अगर Cl2 रख देंगे तो इधर S कैसे आगे जब हमारा कार्बनिक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2, क्योंकि SO2 यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक सल्फर S इधर मिल जाएगी, ऑक्सीजन 2 ये और SO2 वाले 2, तो 4 ऑक्सीजन भी निकल जाएंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा SO2। तो हमेशा अपक्रिया को संतुलित करने के हिसाब से करो, कभी करेक्ट नहीं होती है, सॉरी कभी गलत नहीं होती, हमेशा करेक्ट आंसर ही हमारा निकलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है, मतलब अम्लीय लवण, देखो लवण अम्लीय होते क्षारीय होते हैं। तो अम्लीय लवण में क्या होता है, जो H पॉजिटिव के अलावा कोई धनायन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्लीय लवण, और जो OH नेगेटिव के अलावा कोई ऋणायन देते हैं तो वो क्षारीय लवण कहलाते हैं। तो जैसे NaCl ये तो लवण ही है, लेकिन NaHSO4 इसमें देखो H पॉजिटिव दिया गया है, H पॉजिटिव है, प्लस में Na पॉजिटिव भी अलग से निकलेगा। तो यहाँ H पॉजिटिव के अलग जो धनायन दे रहा है वही हमारे कैसे होते हैं, अम्लीय लवण। तो ये इसका आंसर हो जाएगा NaHSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, मेंट में मुख्य होता है, मेंट में मुख्य होता है, ऑप्शन दिए गए FeS, Cu2S, Cu2S तथा Fe, और ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा Cu2S तथा Fe2S2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2US तथा FeS, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। अब पूछा गया रासायनिक समीकरण दिया गया और इसे पूरे करने की बात की गई है। मैंने पहले भी बताया था, रासायनिक समीकरण को सबसे बढ़िया संतुलित करने का तरीका है कि अपकारक से हम उत्पाद को बना करके देखें। तो जैसे हमारे ये दिया PCl5, इधर देखो CH3COCl, POCl3 HCl। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं इधर कार्बन कितने हैं। तो एक कार्बन देखोगे हमें CH3 वाला मिल गया, एक COCl वाला मिल गया, 2 कार्बन हो गए, और तो हमें कहीं कार्बन नहीं दिख रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो अपकारक होगा उसमें 2 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि 2 कार्बन ही से उत्पाद बन गए। तो यहाँ देखो CH3COH एक सिंगल कार्बन है, ये भी नहीं हो सकता। CH3COOH इसमें देखो डबल कार्बन दिए गए, ये भी हो सकता है। C2H5 इसमें भी डबल कार्बन, ये भी हो सकते हैं। और CH3CH2C ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 3 कार्बन दिए गए। तो हमारे ये 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद हम दूसरा ये देखते हैं कि हमारे इधर ऑक्सीजन कितने दी गई, एक ऑक्सीजन इधर मिल गया, एक इधर मिल गया, यानी 2 ऑक्सीजन है। तो हमें कितना चाहिए, सिर्फ 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो इसमें देखो 2 ऑक्सीजन हमें मिल रहे हैं, लेकिन इसमें 2 ऑक्सीजन नहीं है, इसमें सिंगल ऑक्सीजन दिया गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन ही हो जाएगा, CH3COOH, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, उभयधर्मी ऑक्साइड है, मतलब उभयधर्मी के पूछा गया। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा, Na2O, MgO, Al2O3, P2O5। तो देखो उभयधर्मी ऑक्साइड की बात की तो ऑक्साइड ही सोडियम ऑक्साइड नहीं होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो ये मैं उभयधर्मी ऑक्साइड की बात पूछी गई है, तो ये Al2O3 ये उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया प्रोपेन का रासायनिक सूत्र लिखिए। देखो कार्बन की संख्या के आधार पर डिवाइडेशन किया जाता है। तो फर्स्ट पे आता है मैथ, सेकंड पे एथ आता है, और थर्ड पे क्या आता है, प्रोपेन। तो मतलब हमें कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। और हमें पता है ये प्रोपेन दिया गया, एन दिया गया, मतलब एल्केन है। एल्केन को हमेशा किससे जोड़ा जाता है, सिंगल बॉन्ड से। तो अगर हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, अब हमें पता है फर्स्ट कार्बन के लिए हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। इधर कितने चाहिए, 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन। अब हमें 3 कार्बन और कितने 3 कार्बन ये चाहिए, और हमें 8 हाइड्रोजन चाहिए। तो मतलब C2H8 ये हो गया ना, 3 हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे, 3 इधर, 2 इधर। तो मतलब इसका जो केवल आंसर निकल के आएगा C3H8। तो इसका आंसर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला भी गलत, थर्ड वाला भी गलत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C3H8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रा में प्रजनन होता है। ऑप्शन नीचे दिए गए, हाइड्रा में प्रजनन पूछा गया था। हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो जो हाइड्रा में प्रजनन होता है वो होता है मुकुलन द्वारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पायरुवेट में विखंडन की क्रिया होती है वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? वृक्क यानी क्या होता है? जो हमारी किडनी होती है, किडनी के बारे में ही बात की जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? वृक्क। तो वृक्क पोषक से होता है? नहीं होता है। श्वसन से होता है? नहीं होता है। लेकिन उत्सर्जन से होता है। वृक्क का कार्य क्या होता है? उत्सर्जन से। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूछा गया मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? मंदिर में? नहीं। स्कूल में? गुरुकुल में? ये तीनों ऑप्शन गलत है। मेंडल ने जो अपनी शिक्षा प्राप्त की थी वो गिरजाघर में की थी। तो इसका ऑप्शन डी दिया गया, गिरजाघर। तो ये इसका करेक्ट आंसर। मेंडल ने जो अपनी शिक्षा प्राप्त की वो गिरजाघर से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? लूप की बात कीजिए। अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, योनि में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भाशय में। जो लूप स्थापित होता है कहाँ? गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा पौधा नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? जायांग, पुंकेसर, वर्तकाग्र, अंडाशय। तो देखो जो पुंकेसर होता है वो किस में होता है? पुरुष में होता है, यानी नर में पाया जाता है। और मादा किस में पाया जाता है? स्त्री केसर पाया जाता है। तो पुंकेसर क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? ऑप्शन हमारे बाजार जाते समय खरीदे हुए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना चाहिए। अनावश्यक खर्च बचाने के लिए लाइट व पंखों का स्विच बंद करना चाहिए। वाहन के बजाय विद्यालय पैदल तक जाना चाहिए। तो ये देखो तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो पर्यावरण के मित्र व्यवहार कहलाते हैं। अगर हम देखो कपड़े का थैला यूज करते हैं बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि पॉलीथीन यूज करेंगे तो वो गलती नहीं है। दूसरा है बिजली का खर्च बचाने के लिए आवश्यक में ही यूज करें, ये भी करेक्ट है। और वाहन से जाने की अगर वाहन यूज करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फैले, तो जहाँ तक वो वाहन से यूज करना बंद करें। तो क्या हो जाता है? ये तीनों ही मित्र कहलाते हैं, पर्यावरण व्यवहार मित्र कहलाते हैं। और प्रयुक्त डी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, डी करेक्ट है। तो आज के हमारे 20 MCQ कंप्लीट हुए। अब हम कल जो नेक्स्ट करेंगे वो 2024 का सेट थर्ड होगा। तो इसी प्रकार से हम प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के सॉल्व करेंगे, जिससे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर से। तो अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हो तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि 2025 में जो आएंगे वो आपकी एक भी नंबर का नहीं छूटेगा, 25 के 25 MCQ भी आप कर पाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर आप नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।